राजस्थान के जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ जी इस समय हमारे साथ है। सर, लगातार राजस्थान की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। लगातार एक जो मांग जो पिछले समय से जोरों पर उठने लगी है आपके वागड़ इलाके की, जहाँ से आप प्रभारी हैं, क्या कहिए? देखिए, लोकतंत्र में राजनीति तो गर्माती है, लेकिन ये वागड़ क्षेत्र की जो इशू है वो थोड़ा अलग प्रकार का है। क्योंकि कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए अलग अलग भावनात्मक मुद्दे उठा करके वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं, और वो संभव नहीं है। क्योंकि जब भील प्रदेश की मांग उठी तो हमने कहा भील प्रदेश कैसे बनोगे? न तो कोई जाति का दर बनता है, न भाषा का दर बनता है, न बोली का दर बनता है, न क्षेत्र का दर बनता है। और इस मान लीजिए भाषा और क्षेत्र और जाति के अंदर बनने लग गए तो हिंदुस्तान में कई जातियाँ कई भाषाएं हैं, तो सारे लोग मांगेंगे। तो अब ये कहते हैं कि भीली भाषा का मतलब, तो इनका जो नक्शा है जो महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं। मेवाड़ में भी हम भीली भाषा एक जगह सब जगह बोलते, ऐसा नहीं है। और मध्य प्रदेश में अपनी भाषा है। तो कैसे कह रहे हैं कि हम ये क्या संभव है? क्या वो लोग महाराष्ट्र वाले यहाँ स्वीकार कर लेंगे कि नहीं हम मिलना चाहते हैं? हाँ, दो चार लोग हो सकते हैं, मतलब एक मत कोई हो नहीं सकता है। और न इस प्रकार की आवाज़ उठनी चाहिए, और न जाति के आधार पर या अपने भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर राज्य बनने चाहिए। न बने हैं, न बनेंगे। वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो फिर भील प्रदेश को नहीं बना सकते? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कहाँ ज़रूरत है? हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की पद्धति है। अभी वो शायद इस बात को समझ नहीं पाए। हम प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, हिंसा नहीं, और सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस विचार के लोग हैं। वो है हिंदू। कई प्रकार के लोग हैं वो हिंसा में विश्वास करते हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। ये है हिंदू सनातन। और ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र तो है, इसमें किसने मना किया? नहीं। अभी जो मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, आप पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि जनजाति विभाग में ये हुआ है। आज ही एक पोस्ट थी जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कोई मुद्दों को उठाता है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनको दबाने की कोशिश की जाती है। ये बात सही है कि एक व्यक्ति जयपुर का इनोस चौकीदार, उसका बैकग्राउंड देखिए, उसका धंधा यही है। ऑफिसों में जाता है, आरटीआई लगाता है, सूचना मंगाता है, फिर अधिकारियों पर दबाव डालता है कि आप मुझे पैसा दोगे तो फिर मैं इसको दबा दूंगा, और उसी से उसका घर परिवार चलता है। भ्रष्टाचार के आरोप क्या है बता दे। मेरे यहाँ जिस प्रकार की कहीं पर भी कोई शिकायत आई होगी, मैंने उसी समय उसकी जांच के आदेश दिए होंगे, उसकी जांच कराई होगी, उस पर कार्रवाई की होगी। और फिर इसका कोई इशू है तो ये लिखित रूप में देते हैं, भाई ये है, आप कार्रवाई करिए। इसने तो आरोप लगाया कि डूंगरपुर में एक अपने सामग्री का कोई इशू आया था, हमने उसी समय जांच मैंने कराई। सीएमओ में गया, सीएमओ ने जांच कराई, और जांचें चल रही है। जांचें आने के बाद में दोषी उनको सज़ा देंगे। उनका पेमेंट भी हमने रोका था। जांच हम करा रहे हैं, और भ्रष्टाचार कैसे हो गया? गड़बड़ी होती है, उसकी जांच होती है, जांच से तो कार्रवाई भी होती है, वो तो हम कर सकते हैं। लेकिन ये तो आज इसके लिए साहब ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। किस बात का गलत था? उसकी दुकान इसी बात के लिए चल रही है, और कोई धंधा नहीं है। वो इस पर दबाव बना करके अपनी दुकान चला रहा है, और वो दुकान चलेगा। यहाँ पे बैठा उसने ये कहा ना, बाबूलाल खराड़ी, खाऊलाल खराड़ी, ये भाषा बोली है। 1 रुपये का भी आरोप लग जाए मैं राजनीति छोड़ दूँ, उसके में दम हो तो ला के बता दे मुझे। मैं 4 बार एमएलए रहा हूँ, प्रधान भी रहा हूँ, आज तक तो मुझ पर आरोप नहीं लगा। अब तक मैं 1.5 साल से मंत्री हूँ, कोई कह नहीं सकता मुझे। उसने कैसे कह दिया? किस आधार पर कह दिया? बताए उसके पास कोई आधार हो तो, मैंने किसी पैसे लिए तो। क्या बकवास करता है? उसमें ज़रा भी अगर ज़मीर है, मानवता है, तो सामने आके बात कर। वो मेरे पास भी आता रहता था, मैंने कहा नहीं, तेरे को चाय भी नहीं पिलाऊंगा।
सबको दबाव बना करके पैसा लूटने का धंधा करता है, उसकी दुकान उसी चलती है, ये दुकानें नहीं चलेगी। आप अकेले आके यहाँ बैठते हो, कोई जनता शिकायत करेगी ना? एक व्यक्ति कहीं भी जाके बैठ जाएगा, और बैठा तो देता ना एप्लीकेशन कि साहब मैं ये मेरी समस्या है, ये मेरी मांग है, इस मांग के लिए मैं आप नहीं मानते हो इसलिए मैं यहाँ धरने में बैठूंगा। उसने कोई कागज़ दिया क्या? तो पुलिस का काम पुलिस करती है, अपना काम करती है। दबाव बनाकर उठाया मैं उसको। नहीं, किस बात का दबाव? मैं बैठूंगा धरने पर, दिया था कोई? ये है क्या लोकतंत्र में? ऐसे बैठ सकते हो क्या? वो तो इतने दिन बैठ गया, वो भी भली मत है, बाकी एक दिन नहीं बैठ सकते हो आप 7 दिन पहले या 15 दिन पहले आप नोटिस दो, नियमों से आओ, और आपकी बात है तो सुनेंगे, बाकी ही उठ कर हर कोई बैठ जाएगा क्या? सर आपके क्षेत्र में धर्मांतरण वाला मामला ज़्यादा चल रहा है, उसको लेकर कई बार लोकसभा में मामला उठा, विधानसभा में उठा, लेकिन लगातार इस तरह के मामले देखने को मिले। देखिए, मैं हर बार यही बात कहता हूँ, धर्मांतरण बहुत बड़ी समस्या है, और आदिवासी क्षेत्र में भोले भाले लोग हैं, शिक्षा की कमी है और गरीबी है, और उसका फ़ायदा उठा करके ईसाई मशीनरियाँ आज से नहीं, अंग्रेज़ आए उनके साथ से इन्होंने काम शुरू किया। इस देश को लंबे समय तक गुलाम रखने की इनकी मंशा थी, और इसी को अभियान के रूप में लेकर के उन आदिवासियों का परावर्तन होता है। जब धर्मांतरण होने के बाद में उसकी आस्थाएं बदली जाती है, आस्थाएं बदलने के बाद देश की मुख्य धारा से कट जाता है, और जब धर्मांतरण होता है तो आदिवासी नहीं रहता है, क्योंकि उसकी आस्थाएं बदल दी। हमारे आदिवासियों में संविधान में यह है कि अगर आदिवासी ने अपनी आस्थाएं छोड़ी, अपनी परंपराएं छोड़ी है, तो वो आदिवासी नहीं है। फिर जो ईसाई बन गया, वो ईसाई बनने के बाद में उसने परंपराएं छोड़ी, हमारी आस्थाएं छोड़ी, तो आदिवासी नहीं रहा। इसलिए हमारे कई संगठन, जो विश्व हिंदू परिषद है, वनवासी कल्याण परिषद है, और भी देश की जो लोग हैं, उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के विषय उठाए हैं और डीलिस्टिंग की मांग की है। जब आदिवासी न रहा तो वो आदिवासी की आरक्षण का जो लाभ मिलता है, जो सुविधा मिलती है, वो नहीं मिलनी चाहिए, डीलिस्टिंग होनी चाहिए, ऐसी मांगे उठती है। केंद्र में भी इस पर चिंतन हो रहा है, निश्चित रूप से डीलिस्टिंग का कानून आना चाहिए, और आएगा, और इनको हम रोकेंगे, क्योंकि ये दोहरा लाभ ले रहे हैं। आदिवासी को लाभ मिलना चाहिए, उसका लाभ भी वो ले लेते हैं, तो नहीं मिलना चाहिए उसको, ताकि कम से कम जो आदिवासी उसको लाभ मिलेगा। राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर तो कांग्रेस और दूसरे दल हैं, वह कह रहे हैं कि कोई न कोई दबाव है, इस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया, हालांकि उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारण। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आप मीडिया में भी देखा है, पति जी ने स्वयं कहा है कि मैं स्वास्थ्य कारणों से त्याग दे रहा हूँ। ऐसे एंगल कोई भी लगा सकता है, लेकिन वो उनका इशू है, किस जो दिया है क्या कारण है वो बता सकते हैं, मेरा ये इशू नहीं है। अभी जो योजना है जनजातीय क्षेत्रों में किस तरह के काम हैं, किस तरह के विकास हैं जो हुए हैं? देखिए, जनजातीय क्षेत्र में हम लोग जनजाति उत्थान के कई काम करते हैं, सड़क से लेकर बिजली से लेकर के, पानी से लेकर के, ये सारे विभाग करता है। और अभी हम बिजली में सोलर प्लांट लगा करके, घरों पर भी सोलर लगा करके, आज हमने अभी तय किया है कि भाई जहाँ फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर हमारी लाइट नहीं जा पाती है, तो वहाँ पर हम सोलर से उनको बिजली उपलब्ध कराएंगे, ये भी हमने तय किया है, तो वो हम करेंगे। आदिवासियों के लिए हम बच्चों को पढ़ लिख करके आगे बढ़े, इसके लिए हम हॉस्टल चला रहे हैं। हॉस्टल में उनको रहने का, कपड़े लत्ते और खाने पीने से सारी सुविधा हम देते हैं। उन बच्चों को पढ़ा करके योग्य बना करके वो नौकरी में जाएँ, ऐसा प्रयास करते हैं। कुछ लड़कों को हम यहाँ पर कोचिंग करा रहे हैं, आरएस की करा रहे हैं। अब मेरी मंशा है कि हम आईएएस की भी कराएं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आईएएस कोई बना नहीं है, विभाग ने कोई प्रयास नहीं किया। और हमारे यहाँ मेडिकल की एक कोचिंग चल रही है 100 बच्चियों की। अब हम 11वीं के बच्चों को भी मेडिकल की कोचिंग कराएं, उसके लिए हमने अभी मांगा, तो 100 बच्चों की ये मिल जाएगी, ताकि हमारा एक मजबूत एक बेस तैयार होगा, वो हम कर रहे हैं। मैं जब मंत्री बना था तब मैंने एक बात कही थी कि भाई अधिकारियों से पूछा, भाई इसमें आपने कितने आईएएस और आईपीएस बनाए, तो एक भी नहीं था। मैंने कहा क्यों नहीं बने, तो उसके कारण थे कि भाई आईएएस और आईपीएस की कोचिंग महंगी होती है, तो पैसा हम नहीं बता। मैंने कहा मैं दूंगा, तो तब से अब प्रयास कर रहा हूँ। अब सफलता मुझे कितनी मिलेगी, लेकिन मैं निश्चित रूप से, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा, और हमने एक फाइल चला कर कहा कि भाई
ज़्यादा नहीं तो 25 बच्चों का हमको बेच दो। अगर 25 बच्चों का बेच हम दोगे तो विभाग उस पर उनको कोचिंग दिल्ली करानी है, जयपुर करानी, कहीं भी कराएंगे। हम लोग उनको सहयोगी बन करके उन्हें मदद करेंगे। तो जैसे ही हमको ये अनुमति मिलती है तो निश्चित रूप से इस बैच को हम दिल्ली और जयपुर कोचिंग कराएंगे, और कितनी सफलता मिले तो भविष्य बताएगा, लेकिन एक छोटा सा प्रयास हम शुरू करेंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि जो आदिवासी इलाके हैं, कई सारी प्रतिभाएं सामने आती है, लेकिन उनके साथ जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं की बात करें, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वह प्रतिभाएं वहीं छिप जाती है। तो उनके लिए क्या प्रयास हैं? खेलों को लेकर देखें, खिलाड़ियों में हमारे यहाँ तीरंदाजी में लिम्बाराम, धनेश्वर और ऐसे कई खिलाड़ी निकले जो इंटरनेशनल के अच्छे खिलाड़ी निकले। लिम्बाराम जी को अर्जुन अवार्ड मिला हुआ, ऐसे कई अवार्ड ही हमारे आदिवासी हैं। तो ऐसी जो हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने के लिए हमारा विभाग भी प्रयासरत है। हम उनको लेकर के इनको तैयारी करने के लिए हमारे खेल छात्रावास है, उनमें भी हम करा रहे हैं। डूंगरपुर में हमारा एक खेल छात्रावास है, हमारे उदयपुर में भी खेल छात्रावास है, तो वहाँ पर हम उनको तैयार करके आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे बच्चियाँ आई, अभी बच्चे भी हैं, बच्चियाँ लेक्रोस एक गेम है जो इस गेम को मैं भी नहीं जानता था, लेकिन खेल नीति में नहीं है तो सरकार की मदद नहीं मिल सकती है। जब पहली बार मेरे पास आया तो इन बच्चियों को तजिकिस्तान कोई स्थान है विदेश में, वहाँ जाना था, तो मैंने CSR से मेरे कमिश्नर को कह करके और 10 लाख रुपए हमने दे करके वहाँ भेजा। तो वहाँ पर एक सेकंड नंबर की पोजीशन उनकी रही थी, और अभी जापान भी जाके आए और एक देश का नाम रोशन किया। तो ऐसे लड़कों को हम तैयार करा करके आगे भेजने का काम करते हैं। जो भी प्रतिभा है जिस रूप में भी है, जिस क्षेत्र में, उनको आगे लाने का काम विभाग का जो करेगा। आखिरी सवाल करूंगा सर, कई सरकार आती है, लेकिन लगता है कि आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव उन क्षेत्रों में है जिससे कि जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। देखिए, विशेष रूप से मूलभूत सुविधाएं हम मानते हैं सड़क, बिजली, पानी। जी, सड़कें अटल जी ने सब गाँवों को जोड़ दिया। बिजली मोदी जी के कारण हर घर में बिजली पहुंच गई, फॉरेस्ट को छोड़ दीजिए। पानी देश के प्रधानमंत्री पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि हमारे जनजातीय क्षेत्र में जो दूर दराज का एरिया है वहाँ पर स्कूलें तो हैं, लेकिन उतने अध्यापक नहीं है, मैन पावर जो होना चाहिए वो नहीं है, जिसके कारण से बच्चे में एक क्वालिटी आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। सब्जेक्ट टीचर नहीं होंगे तो क्वालिटी नहीं आ पाएगी, वो समस्या हमारे लिए। हमारे यहाँ हॉस्पिटल भी काफ़ी मात्रा में खुल गए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर कम है। तो अभी हम, क्योंकि ये भर्तियाँ हुई नहीं, अब हमारी सरकार ने प्रायोरिटी पे भर्तियाँ निकल रही है। पिछली सरकार के में तो 19 बार पेपर आउट हुए थे, एक भी नौकरी नहीं दी थी, लेकिन हमारी सरकार में हमने 70,000 से ज़्यादा तो नौकरियाँ के नियुक्ति पत्र बांटे हैं और कैंप लगा कर बांटे हैं। अभी आपने देखा हमारी सारी भर्तियाँ निकल रही है। भर्तियाँ निकलेगी तो ये जो खाली जगह है ये पूरी होगी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितनी भर्तियाँ खाली हो रही है उससे ज़्यादा भर्तियाँ निकालो, ताकि एडवांस हमारे पास में मैन पावर रहेगा। तो उसके लिए हम कर रहे हैं। तो ये जो रिक्तियाँ हैं ये हम पूरी करेंगे। आज डॉक्टर हैं तो अभी हमारे मंत्री जी से भी मैंने कहा और मुख्यमंत्री जी से कहा, तो उन्होंने कहा अब जब भर्तियाँ होंगी तो सारे के सारे डॉक्टर हम ट्राइबल क्षेत्र में लगाएंगे। तो ये हम चाहते हैं कि अब हमारे पास एक अवसर है, तो हम तो क्या सेवा के नाम से आए हुए, तो सेवा के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को दूर करके उस गरीब को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले और अंतिम किनारे पर बैठा व्यक्ति है उसका उदय हो।